start civics chapter 4 working of institutions। आप ये लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, तो मैं आज आपको वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगी। टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू के बारे में बताऊँ। सेकंड, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन ए गवर्नमेंट ऑर्डर। थर्ड, द डिसीजन मेकर्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर था उसको कंप्लीट करा चुकी हूँ। इकोनॉमिक्स का कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको सिविक्स का ये लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या वर्क होते हैं उसके बारे में मैं बताऊँ। फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू। डेमोक्रेसी इज नॉट अ जस्ट about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rulers and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institution in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions: legislature, executive and judiciary. जैसे कि तुम लोग को पता है कि एक गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। You have already read something about these institutions in earlier classes. आपने earlier classes में भी institutions के बारे में पढ़ा होगा। Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In this case of each institutions, we ask, what does these institutions do? How is institutions? What makes its functioning more? इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या वर्क होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या वर्क होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क होते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम जितने भी गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या वर्किंग होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? नॉट अ जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी केवल एक पीपल्स के द्वारा जो इलेक्शन होते हैं उसमें से जो रूलर्स को चुना जाता है वही नहीं होती है, बट डेमोक्रेसी में रूलर्स को कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्शन के द्वारा जिसका भी जो भी विनर होता है उसको क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करने होते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। और ये जो चैप्टर है हमारा वो डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या वर्क होते हैं उसके बारे में बताता है। वी कम अक्रॉस देयर इंस्टीट्यूशन दैट प्ले की रोल इन मेजर डिसीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या क्या रोल होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा होता है जुडिशरी। ये इंस्टीट्यूशंस ये सब क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेजिस्लेचर भी एक इंस्टीट्यूशंस है, एग्जीक्यूटिव भी एक इंस्टीट्यूशंस और जुडिशरी। ये इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं और ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस से कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे डेमोक्रेटिक होती है। यहाँ पर बेसिस ऑब्जेक्टिव यह है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस कैसे गवर्नमेंट के लिए काम करके आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी टेक आवर एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या फिर जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब केंद्र की सरकार को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। मतलब हम जो पॉलिसी डिसीजन टेकन है वो कैसे लेते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued an order. It was called a office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 360.
12 by 31 by 90 is dated 13/8/1990. The Joint Secretary and officers in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Giveness and Prisons signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issued hundreds of orders every day of different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decisions was taken by what happened later. This order announced a major policy decision. It said that 27% of vacancies in civil, posted and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBCs, another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservation till then will not only शेड्यूल कास्ट, ओनली क्या होता था, SC/ST जो होते थे उनके लिए होता था. नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC was introduced. तो on August 13, 1990 the government of India issued an order. गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया. इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम, और इसको क्या बोला गया, ऑफिस मेमोरेंडम बोला गया. इस ऑर्डर में एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया गया था. क्या किया गया था इस ऑर्डर में, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया गया. इस ऑर्डर में 27% ऑफ द वैकेंसीज थी. इस ऑर्डर में 27% वैकेंसीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी. वे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की गई थी. इससे पहले जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलता था. तो हमने जो ये आपको बताया कि हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन, मतलब इसमें ये बताया गया है कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था. और इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर को बोला गया ऑफिस मेमोरेंडम. क्या बोला गया, ऑफिस मेमोरेंडम बोला गया. इस ऑर्डर में एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया गया. इस ऑर्डर में एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया गया था. इस ऑर्डर में 27% ऑफ द वैकेंसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की गई थी. इससे पहले जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक है द डिसीजन मेकर्स. मतलब डिसीजन मेकर्स क्या था, क्या क्या डिसीजन लिया गया. Who decided to issue this memorandum clearly, such as a big decision could not have been taken by the person who signed the documents. The officers was merely implemented the institutions given by the Minister of Personnel, Public Government and Prisons, of which and department of the part we can the guesses that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered them. President of the head of the state, जो स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको पूरी कंट्री की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है. एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स, और प्राइम मिनिस्टर्स को पूरी पावर्स होती है. ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, और ये कैबिनेट मीटिंग्स में पूरी डिसीजंस को ले सकते हैं. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. जो पार्लियामेंट होती है जो हमारी 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और प्रेसिडेंट के द्वारा कंसिस्ट होती है.
लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको हम लोकसभा और राज्यसभा भी बोलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो होते प्राइम मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द of the long chain of events. The government of India had appointed the second backward classes commissions in 1979. It was headed by B.P. Mandal, hence it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria of identity the socially and especially educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. On one of these was and 27% of government jobs educationally backward classes. The report and recommendations was discussed in the parliament. For several years, many parliamentaries and parties kept demanding the implementation of commission's recommendations. Then came the Lok Sabha election of 1989. In the its election manifesto, the Janata Dal promised that we, if voted, Mandal Commission report. The Mandal Commission, Janata Dal form of government after the election. तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इस मेमोरेंडम को इशू करना किसने डिसाइड किया था? यह ऑफिस मेमोरेंडम लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स का एक फाइनल डिसीजन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया। गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया? 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया था, जो बीपी मंडल ने हेड किया था, इसलिए इसे मंडल कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। इसके बाद एडवांसमेंट के लिए कई स्टेप बनाए। इनमें से एक सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन था। रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। कई सालों तक बहुत सारे पार्लियामेंट्री और पार्टीज़ ने इस कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड की। 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि यदि वे पावर में आए तो उन्हें मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता दल इलेक्शन में जीती और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार कई डेवलपमेंट्स हुए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पार्लियामेंट एड्रेस में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए गवर्नमेंट की इंटेंशन को अनाउंस किया। 6 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का डिक्लेयर किया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने इस डिसीजन के बारे में दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म किया। कैबिनेट के इस डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा गया और डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने ऑर्डर ड्राफ्ट किया जो कैबिनेट के डिसीजन की लाइन पर था और मिनिस्टर का अप्रूवल लिया। यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में ऑफिसर ने ऑर्डर लेटर को साइन किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हेटली इशू इन द कंट्री। फर्स्ट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेक्ट्स एंड काउंटर प्रोटेक्ट्स। सम पीपल फेल्ट दिस वुड गिव a fair opportunity to these communities who so far had not adjustment been respected in government employment. Some of left felt that this would create caste feeling among people and hamper national unity. We know that Supreme Court and High Courts in India settle dispute arising आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। कुछ लोगों ने इस ऑर्डर का अपोज भी किया, मतलब विरोध किया और कोर्ट में केस कर दिए। वे ऑर्डर को इन्वाइट करके इसे इम्प्लीमेशन से रोकना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस को एक साथ किया और इसको मतलब अदर यूनियंस ऑफ इंडियन 11 जजेस ने इस केस की अपील रखी एंड 1992 में डिक्लेयर किया कि यह ऑर्डर वैलिड है।
तो इस तरह से मैंने आपको 3 टॉपिक समझाया। ओवरव्यू, हाउ इज द मेजर क्लास इन डिसीजन एंड डिसीजन मेकर्स। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बच्चों। आप लोग ये चैप्टर्स को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।